Hello and welcome students. Myself Gigi Azam from Azam English classes, and today I am going to teach you a poem for class 10 students from your textbook First Flight. The name of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. It's a very short poem. It has only 9 lines, and I will discuss the word meaning, literary device, and explanation of the stanza as well as. Now let's move toward your poem. आपके सामने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएम फायर एंड आइस है। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है। फायर को सिंबलाइज किया गया है ग्रीड से, डिज़ायर से, और आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट से। Now the question is arising here, what is symbolism? Symbolism is a literary device in which a writer uses one thing, usually a physical object or phenomenon, to represent something more abstract. A strong symbol usually shares a set of key characteristics with whatever it is meant to symbolize और इज़ रिलेटेड टू इट इन सम अदर वे। प्रश्न ये बनता है कि ये स्टार्ट कब हुआ। इट स्टार्टेड इन 19th century। फायर एंड आइस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही ब्रीफ में बताया है। उम्मीद है आप लोग उसको देख लिए होंगे। अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि पहले स्टेंजे में पोएट क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर फायर एंड आइस का पहला स्टेंजा है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नाउ लिसन द एक्सप्लेनेशन। द पोएट is analyzing about the end of the world. The poet provides and deals with two possible causes for the end of the world. He considers the age-old questions of whether the world will end in fire or in ice. Both the two reasons contrast each other and are equally opposite to each other. On one side of the debate are those people who are in favor of fire. They believe that it will be the hate and the passion which will lead the humanity, the world to end. On the other side of the debate are those people who favor ice and feel that it will be the ice which will freeze the world. Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy. He is saying that above anything else, even hatred, which is the trial of humanity, is most likely to lead the world to its demise. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया एंड होगी फायर पर, कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया एंड होगी आइस पर। ये कुछ लोगों का कहना है, ये पोएट का व्यू नहीं है और ना ही उनका कोई इस तरह का स्टेटमेंट है। लेकिन तीसरी लाइन में पोएट ये कहते हैं कि जब उसने डिज़ायर को टेस्ट किया तब वो इन लोगों के फेवर में चला गया जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर पर एंड होगी। यहाँ पे फायर और आइस को सिंबलाइज़ किया गया है। फायर को सिंबलाइज़ किया गया है ग्रीड से, हंगर से, डिज़ायर से, और आइस को सिंबलाइज़ किया गया है हेट से। पोएट कहना क्या चाह रहा है कि ये दुनिया में, इस दुनिया को एंड होने में दो बहुत बड़ा फैक्टर जो वर्कआउट कर रहा है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस दुनिया को एंड करने में दो बहुत बड़ा फैक्टर वर्कआउट करेगा। पहला फैक्टर है फायर, और ये फायर यानी कि डिज़ायर। डिज़ायर आखिर क्यों वर्कआउट करेगा सबसे पहले दुनिया को एंड करने में? इसलिए कि डिज़ायर और फायर की क्वालिटी दोनों की एक ही है। जिस तरीके से फायर कहीं लगती है, आग कहीं लगती है तो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू होती है, ठीक उसी तरीके से डिज़ायर अगर इंसान के दिल में जन्म लेता है
तो बहुत तेज़ी से वो फैलने लगता है, एक वाइड एरिया कवर करना शुरू कर देता है और इंसान अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसको लड़ना पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े। और अगर ये डिज़ायर, इसको लिमिट नहीं किया गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो आगे चल कर के इसी डिज़ायर की वजह से इंसान अपने आप को, एक दूसरे को ख़त्म कर लेगा। स्टूडेंट्स, सी द सेकंड स्टेंजर, बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. The poet is very much sure of the destruction of the humanity. He first talks about the destruction caused by fire, and in case this fails, then ice will result into hatred that will end humanity one day. Frost goes on to discuss in a more understanding manner the power of hate, which is symbolized in the poem by ice. Hate, according to the speaker, is just as powerful as desire. While desire consumes quickly, hate is just as great and powerful. In fact, by ending the poem with the concept of hate, Frost directs the readers to the shy, yet restrained devastation that hate can produce. Hate can occur and linger in people's minds and hearts for years, sometimes even lifetimes. Hate is presented as having the ability to lead to the destruction of the world. If it were to happen for a second time, again providing a powerful warning against this human misunderstanding. फ्रॉस्ट इस दूसरे स्टैंजा में जो कुछ भी कहना चाह रहा है, मैं उसको बताने से पहले इसके कुछ टफ वर्ड है उसकी मीनिंग को क्लियर कर दूं। पहली लाइन में पैरिश, इट्स मीन टू डाई। दूसरी लाइन में सफाइस, इट्स मीन टू बी सफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं पोइट इस दूसरे स्टेंजा में। पोइट कह रहे हैं कि अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होती है, मान लो डिज़ायर से नहीं ख़त्म हुई, या फिर दुनिया ख़त्म हो गई, फिर दोबारा दुनिया बनी या दोबारा उसका ख़त्म होने का वक्त आया, तो मैं समझता हूँ कि मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो आइस जो है बहुत ही, यानी हेट बहुत ज़्यादा है इंसानों के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया का दोबारा डिस्ट्रक्शन, दोबारा तबाही, दोबारा बर्बादी, दुनिया का ख़ात्मा दोबारा हो सकता है। ये बहुत है, काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्योंकि आज के इस दुनिया में लोगों के दिलों में नफ़रत, घृणा इतनी ज़्यादा पैदा हो गई है एक दूसरे के लिए कि अगर इसी तरीके से ये चीज़ चलती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब लोग अपने नफ़रत की वजह से इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। और देखिए कि समाज में, दुनिया में, आपके देश में, विदेश में किस तरह की बातें चल रही हैं। आप रोज़ाना देखते होंगे, कहीं ज़बान के नाम से नफ़रत हो रही है, कहीं ज़ात के नाम से नफ़रत हो रही है, कहीं मज़हब के नाम से, रिलीजन के नाम से नफ़रत हो रही है। पोइट जो मैसेज पास आउट करना चाह रहा है वो ये कि हमारे अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हम अपने डिज़ायर को लिमिटेड करें और नफ़रत जो हमारे दिलों में जन्म ले रही है उसको ख़त्म करें, ताकि दुनिया को हम सेव कर सकें। आपके स्क्रीन पर फायर एंड आइस की 3 लाइनें हैं, जबकि फायर एंड आइस में 9 लाइनें हैं। और राइमिंग स्कीम निकालने के लिए इसको हमने 3-3 लाइन में डिवाइड कर दिया है। राइमिंग स्कीम निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना रहता है
कि हर लाइन का लास्ट वर्ड किस लाइन से राइम कर रहा है, या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। हर लाइन का लास्ट वर्ड, उस पर हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, पहली लाइन का लास्ट वर्ड फायर है, तो उसको हम एक नाम दे देंगे, उसका नाम देंगे ए। अब उसके बाद दूसरी लाइन में आइए, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड आइस है। फायर से आइस जो है राइम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको एक नया नाम देंगे बी। तो पहले लाइन के लास्ट वर्ड का नाम हमने ए दिया और दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड का नाम हमने बी दिया। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन के लास्ट वर्ड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं। अब आइए तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो है डिज़ायर। डिज़ायर फायर से राइम कर रहा है, इसलिए हमने वही नाम दिया जो पहले लाइन के लास्ट वर्ड को दिया था, यानी कि ए। अब इस 3 लाइन का राइमिंग स्कीम बन करके तैयार हो गया, ए बी ए। ठीक। अब ये देखिए, आपके सामने अगला 3 लाइन है और इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहली लाइन में देखते हैं फायर है, और फायर चूँकि इससे पहले वाले जो पहली लाइन थी उससे पूरा राइम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम फिर ए ही देंगे। ट्वाइस जो है दूसरे वाले लाइन से राइम कर रहा है, यानी पहले जो 3 लाइन हम लोगों ने देखा है उसके दूसरे वाले लाइन से वो राइम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम देंगे बी। यानी दूसरे वाले का नाम भी हमने बी दिया था और इस के भी दूसरे वाले का नाम हम बी देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम तीसरी लाइन में आते हैं। तीसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है हेट है, वो किसी से भी राइम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको एक नया नाम देंगे सी। इस तरीके से इस 3 लाइन का जो राइमिंग स्कीम बन के तैयार हुआ, ए बी सी। अब आपकी स्क्रीन पर ये आखिरी 3 लाइन है, इसकी भी अब राइमिंग स्कीम हम लोग निकालते हैं। इसकी पहली लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। आइस पहले जो 3 लाइन थी उसके दूसरे वर्ड से मिल रहा है, इसलिए इसका नाम हम बी देंगे। अब इसका दूसरी लाइन देखते हैं। इसकी दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट जो है हेड से मिल रहा है, क्योंकि हेड का नाम हम लोगों ने सी दिया था, इसलिए इसका भी नाम हम लोग सी देंगे। और ये जो तीसरी लाइन है ये है सफाइस, क्योंकि आइस से मिल रहा है इसका राइम, इसलिए इसका भी नाम हम बी देंगे। इस तरीके से ये तीनों लाइन का जो राइमिंग स्कीम बन के तैयार हुआ है वो है बी सी बी। पूरी पोएम का जो राइमिंग स्कीम बना है वो है ए बी सी, बी सी बी, और इस तरह आपका राइमिंग स्कीम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आपके फायर एंड आइस के पोएटिक डिवाइस के बारे में। ये आपका पहला स्टेंजा है। पहला स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, पहले है एनाफोरा। एनाफोरा उस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं जिसमें कोई भी वर्ड जो शुरू में रिपीट किया गया हो वो दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में दोबारा रिपीट किया जाए। अगर कोई वर्ड पहली लाइन में रिपीट किया गया हो वो दूसरी और तीसरी लाइन में रिपीट किया जाए, या दूसरी ही लाइन में रिपीट किया जाए, या दूसरी लाइन में यूज़ किया गया हो तीसरी या चौथी लाइन में रिपीट किया जाए। मतलब अगर वो किसी भी लाइन में रिपीट होता है तो उसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। जैसे पहली लाइन में सम से है और दूसरी लाइन में भी सम से है, तो ये सम से ये क्या हो गया आपका एनाफोरा हो गया। ठीक है। और दूसरा पोएटिक डिवाइस हमको देखने को मिल रहा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होती है जब कोई भी वर्ड का शुरू में साउंड कॉन्सोनेंट निकलता हो, जब भी किसी भी वर्ड का शुरू का साउंड कॉन्सोनेंट निकलता हो और वो दूसरी जगह रिपीट किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। जब किसी भी वर्ड का बिगिनिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट निकले और वही
साउंड जो है उसी लाइन में किसी दूसरी जगह रिपीट किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन देखिए, इसमें पहली लाइन में सम का पहला साउंड जो है, सम का स्टार्टिंग साउंड क्या है, सा, और से का भी स्टार्टिंग साउंड है सा, यानी एस एस रिपीट हुआ है। एस एस नहीं बल्कि साउंड को देखिए, साउंड सा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन है। उसी तरीके से आप आ जाइए तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में नहीं, चौथी लाइन में आ जाइए आप। चौथी लाइन में देखिए कि फेवर फायर, फा साउंड जो है फेवर में भी और फा साउंड जो है फायर में भी, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ रिपीट किया गया है, इसलिए ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट और पोएटिक डिवाइस है जिसको हमको जानना ज़रूरी है वो है इंजैबमेंट। जो तीसरा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट उस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं जब कोई लाइन बगैर किसी पंक्चुएशन मार्क्स के कंटिन्यू दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन तक या चौथी लाइन तक चलती चली जाए, उसको हम लोग इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे आप देखिए, पहली लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दूसरी लाइन में भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तीसरी लाइन में भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और चौथी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप है। तो ये जो तीन लाइन बगैर किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू हुआ है, इसको हम लोग इंजैबमेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेंजा में। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दूसरा स्टेंजा नज़र आ रहा है। इसमें जो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस हमको मिल रही है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस किसी भी वॉवेल का, वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होता है। किसी भी वॉवेल साउंड का अगर बार बार रिपीट किया जाए, कोई भी वॉवेल साउंड प्रोमिनेंस हो, उसको हम लोग एसोनेंस कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ वॉवेल साउंड पहली लाइन में किस तरह प्रोमिनेंस है। आई, पैरिश, पैरिश में आई, ट्वाइस में आई, इफ इट में आई, ये आई साउंड को कंटिन्यू जो है यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको जो है क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे। और दूसरा जो हमको पोएटिक डिवाइस देखने को मिल रहा है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस दूसरी लाइन में देखिए एन, उसी लाइन में फिर एन, फिर उसी लाइन में एन, यानी थिंक का एन, नो का एन और एनफ का एन, ये कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट किया गया है और उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंस होता है और वो बार बार रिपीट किया जाता है, वो शुरू में भी आ सकता है, वो साउंड बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो इस तरह का साउंड अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंस कहेंगे। यहाँ पे देखिए एन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन में यही फ़र्क है। कॉन्सोनेंस और एलिटरेशन में यही फ़र्क है कि कॉन्सोनेंस जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए ज़रा से, थिंक में एन बीच में है, नो में भी एन बीच में है, एनफ में भी एन बीच में है, तो यानी बीच में लास्ट में अगर आता है तो वो कॉन्सोनेंस आता है। लेकिन अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर आता है, स्टार्टिंग में अगर आता है कॉन्सोनेंट साउंड और वो ही रिपीट होता है फिर दूसरी जगह भी, तो वो हो जाता है एलिटरेशन, जो आपने पहले स्टेंजा में देखा है। ठीक है, अब ये आपका पोएटिक डिवाइस, इसमें आपको मैंने दो बताया है। और तीसरा पोएटिक डिवाइस आपको इंजैबमेंट है, आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए ये इंजैबमेंट हो गया। आपका क्लास आज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।